आम सुबह थी। जून वू अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। हर दिन की तरह आज भी वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और उसके फैंस चैट में मस्ती कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक उसकी स्क्रीन पर बार बार एक ही बात लिखी आने लगी, भागो, अभी यहाँ से निकल जाओ। पहले तो जून वू हंसा। उसे लगा ये उसके दर्शकों की कोई शरारत है, पर तभी उसके मोबाइल पर एक डराने वाली आवाज आई, राष्ट्रीय आपदा चेतावनी, अपने घरों में रहें। उसके बाद नीचे से जोर की चीखें सुनाई दी और किसी चीज के टकराने की भयानक आवाज। जून वू घबरा गया और यह देखने के लिए बालकनी पर चला गया कि आखिर हुआ क्या है। बालकनी से जो नजारा दिखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कारें एक दूसरे से टकरा रही थीं और एक फायर ट्रक सीधे दीवार से जा टकराया था। लेकिन सबसे भयानक नजारा तब दिखा जब एक आदमी अचानक दूसरे के ऊपर झपटा और उसे काटने लगा जैसे कोई पागल जानवर हो। जून वू वहीं ठिठक गया। उसका दिमाग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इतने में नीचे एक और सीन चला। एक माँ अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर दौड़ पड़ी, पर जैसे ही वो पास पहुंची, उसकी अपनी बेटी ने ही उस पर हमला कर दिया और उसे काटने लगी। जून वू की सांसें थम गईं। वो डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अचानक उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। उसने धीरे से झिड़ी में झांका। बाहर सब कुछ शांत दिख रहा था। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। वो थोड़ा निश्चिंत हुआ और जैसे ही दरवाजे की कुंडी घुमाई, एक आदमी धक्का देकर अंदर घुस गया। वो उसका पड़ोसी था, सांगचुल। दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, इसलिए जून वू का पहला रिएक्शन था, बाहर निकलो। लेकिन सांगचुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई बस बाथरूम इस्तेमाल करने दो, फिर चला जाऊंगा। जून वू हिचकिचाया, लेकिन हालात देखकर उसने हाँ कर दी। इस बीच उसने टीवी ऑन किया, जहां न्यूज रिपोर्टर कह रहा था, एक रहस्यमयी वायरस शहर में तेजी से फैल रहा है। संक्रमित लोग दूसरों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है वो भी उसी तरह का बन जाता है। जून वू का दिल धड़कने लगा। उसे याद आया, सांगचुल के कपड़ों पर तो खून के दाग थे। वो डर गया और किचन से चाकू उठा लिया। तभी सांगचुल बाथरूम से बाहर आया। जून वू ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, तुम ठीक तो हो ना? सांगचुल ने कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं, नसें तन गईं और उसने डरावनी गुर्राहट की आवाज निकाली। जून वू समझ गया, वो भी अब इंसान नहीं रहा। जैसे ही सांगचुल उस पर झपटा, जून वू ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और किसी तरह दरवाजे के बाहर फेंक दिया। वो तेजी से दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन बाहर की आवाजें और भी डरावनी हो चुकी थीं। सांगचुल अब दरवाजे के पास नहीं था, क्योंकि कोई और, एक और बड़ा भयानक जीव उस पर झपटा हुआ था। जून वू ने सन्न होकर सब देखा, फिर धीरे धीरे फ्रिज खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया। अब वो पूरी तरह अकेला था। उसने माँ बाप को फोन लगाया, कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद उसकी माँ का मैसेज आया, हम अभी सुरक्षित हैं, घर से बाहर मत निकलना, मदद आने तक इंतजार करना। रात होने लगी। जून वू ने रसोई में जाकर अपना सामान देखा। थोड़ा सा खाना बचा था। उसने उसे 7 हिस्सों में बांटा, फिर सोचा और उसे 9 हिस्सों में कर दिया, क्योंकि अब किसी को नहीं पता था ये डरावनी रात कब खत्म होगी। रात के करीब 2:30 बजे जून वू की नींद अचानक खुल गई। नीचे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई चीज जमीन पर घसीट रहा हो या कुछ गिरा हो। दिल में डर की लहर दौड़ गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, सांसें थामे झिड़ी में झांका और तभी धाया, एक गोली उसकी खिड़की के पास से सीटी बजाती हुई गुजरी। वो झटके से पीछे हट गया। नीचे देखा तो एक महिला पुलिस अधिकारी बहादुरी से कुछ डरावने प्राणियों से लड़ रही थी। वो हिम्मत से भरी हुई थी, बंदूक थामे एक एक करके उन्हें गिरा रही थी, पर गोली की आवाज ने और भी भूखे ज़ॉम्बी अपनी ओर खींच ली। कुछ ही पलों में वो चारों तरफ से घिर गई। उसने जल्दी जल्दी रीलोड करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकी सब उसके ऊपर टूट पड़े। वो फंस चुकी थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। बेबस होकर उसने बंदूक अपनी कनपटी पर रखी, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे। वो ट्रिगर नहीं दबा सकी। 2 ज़ॉम्बियों ने उसे दोनों बाहों से पकड़ा और उसे नीचे पार्किंग की ओर घसीट ले गए। जून वू ऊपर से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्ला उठा, हे इधर देखो, मुझ पर आओ। वो चाहता था उन ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच ले, ताकि शायद उस पुलिस वाली की जान बच जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो पुलिस वाली अंधेरे में खो गई थी और जून वू की आवाज ने मुसीबत और बढ़ा दी। धड़ाम! उसके दरवाजे के पीछे रखा फ्रिज किसी भारी चीज के लात मारने से उछल गया। दरवाजा हिल रहा था। वो वही विशाल डरावना ज़ॉम्बी था जिसने उसके पड़ोसी को खींच कर ले गया था। जून वू पूरी ताकत से फ्रिज को वापस धकेलने लगा, लेकिन उस राक्षस के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। दरवाजे की दीवार कांप रही थी, जैसे अगले ही पल टूट जाएगी। तभी जून वू के दिमाग में एक ख्याल आया, ये राक्षस ताकतवर तो हैं, लेकिन ज्यादा समझदार नहीं। वो झटपट बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया और खुद को नीचे की ओर लटका लिया। अंदर का ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन समझ न पाया कि सामने अब कोई नहीं है।
और सीधा बालकनी से नीचे जा गिरा। जून वू अपनी पूरी ताकत से रेलिंग पकड़कर लटका रहा। उसकी सांस अटक गई थी। जब उसने ऊपर झांका तो जो देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो बहादुर पुलिस वाली अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, चाल डगमगाती, और वो अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। जून वू ने नीचे उतरकर धीरे धीरे दरवाजा मजबूत किया, हर जगह फर्नीचर खींचकर लगाया। इसके बाद उसका मन पूरी तरह टूट गया। उसने कोशिश करना छोड़ दी। पिता की पुरानी शराब निकाली, थोड़ी थोड़ी पीने लगा। भूख लगी तो इंस्टेंट नूडल्स खाए, थक गया तो वहीं सो गया। कभी कभी चुपचाप बैठकर रोता, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं चली। जल्दी ही उसका खाना खत्म हो गया। भूख से कमजोर होता शरीर और डर से भरा दिल। फिर एक दिन उसके फोन पर एक आवाज आई, उसकी माँ की वॉइस मैसेज। वो भागकर फोन के पास गया, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। आवाज बीच बीच में टूट रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने रिस्क लिया, खिड़की से बाहर निकलकर बालकनी पर चढ़ा, फोन ऊपर उठाया ताकि सिग्नल मिले। थोड़ी देर बाद नेटवर्क आया और तभी उसने वो सुना जो उसकी रूह तक हिला गया। फोन से उसके माँ बाप की चीखें सुनाई दे रही थीं। वो लोग भी अब उन राक्षसों के बीच फंस चुके थे। उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं और फिर सन्नाटा। जून वू के अंदर कुछ टूट गया। उसका दिल अब बिल्कुल खाली था। आंसू निकल आए, लेकिन अब कोई डर नहीं बचा था। उसने तय किया, अब बस। वो दरवाजा खोला, बेसबॉल बैट उठाया और बाहर निकल गया। वो चिल्लाया, चीजों को पीटने लगा ताकि सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आएं। वो मरने को तैयार था, या शायद बस जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, पूरा झुंड उसकी ओर दौड़ा। वो पीछे हटा, फिर भागने लगा, ऊपर नीचे गलियों से होकर। हर तरफ सिर्फ डर और मौत थी। वो एक लिफ्ट की ओर भागा, बटन दबाया, पर दरवाजा खुलने से पहले ही ज़ॉम्बियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वो पास रखे कबाड़ के पीछे कूद गया, सांस रोक ली। कुछ देर बाद जब आवाजें थम गईं, वो भागता हुआ वापस अपने फ्लैट में लौटा। दरवाजा बंद किया और जोर से झटके से लगाया, लेकिन शोर सुनकर फिर कुछ ज़ॉम्बी दरवाजे के पास आ गए। वो दरवाजा पकड़कर हिलाने लगे, कुछ तो मानो याद करने की कोशिश कर रहे हों कि ये जगह कौन सी है, पर आखिर थक कर चले गए। उस रात जून वू ने कैमरा ऑन किया, चेहरे पर आंसू, आवाज में थकान। उसने अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की। अब वो दुनिया को अलविदा कहने वाला था। लेकिन तभी खिड़की से लाल रोशनी की एक किरण आई, सामने वाली इमारत से। वो चौंक गया, कैमरा गिरा दिया। उसने ऊपर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, जिंदा। उसने इशारा किया और मुंह से बोली, बेवकूफ। जून वू के चेहरे पर सालों बाद पहली बार एक मुस्कान आई। वो अकेला नहीं था। रात के 7:30 बजे जब जून वू और सामने वाली लड़की ने पहली बार हाथों से इशारों में बातें की, तो माहौल में एक अजीब सी उम्मीद भर गई थी। गुस्सा करने की बजाय जून वू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी खुशी उसे हाथ हिलाकर जवाब दिया। लड़की ने इशारों में बताया, कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे, और दोनों अपने अपने कमरों में लौट गए। वो लड़की, जिसका नाम बाद में पता चला किम था, भी अकेली रह रही थी, लेकिन उसके पास जीने की जबरदस्त समझ थी। खाना सख्ती से बांट कर खाती और अपने फ्लैट में जाल लगाकर रखती ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर घुस आए तो सीधे फंस जाए। अगले दिन दोनों ने नाम बताए, मैं जून वू, और वो बोली किम। लेकिन अब जून वू का हाल बहुत खराब था। एक पूरा दिन बीत चुका था बिना कुछ खाए, पेट दर्द से मरोड़ रहा था। किम ने उसकी हालत देखी और तय किया कि उसे कुछ खाने को भेजेगी। उसने एक बेसबॉल पर रस्सी बांधी और सामने की बिल्डिंग में फेंकने की कोशिश की ताकि दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाए, लेकिन दूरी ज्यादा थी, गेंद बीच में ही गिर गई। तभी जून वू ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपना ड्रोन उड़ाया और रस्सी को उड़ाकर किम तक पहुंचा दिया। अब दोनों के बीच एक डोरी जुड़ गई और उसी डोरी से किम ने एक छोटा सा खाने का पैकेट भेजा। महीनों बाद जून वू ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। नीचे से एक ज़ॉम्बी फायर फाइटर ने वो रस्सी देख ली। उसने झटके से खींची और उस ताकत से किम के कमरे में रखा टेबल उलट गया। किम बेहोश हो गई। वो ज़ॉम्बी पहले फायरमैन था, इसलिए उसके पास चढ़ने की आदत थी। अब वही स्किल उसे जानलेवा बना रही थी। जून वू ने तुरंत बोतल फेंककर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर कोई असर नहीं हुआ। वो ज़ॉम्बी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। तब जून वू ने फिर ड्रोन उड़ाया और उसके रास्ते में घुमाने लगा ताकि किम को थोड़ा वक्त मिल सके। कुछ देर तक ड्रोन ने काम किया, लेकिन आखिरकार ज़ॉम्बी ने उसे एक झटके में तोड़ गिराया और ठीक तभी किम को होश आया। उसने तेजी से उठकर दरवाजा बंद किया, अपनी जान बचा ली। उस शाम मूसलाधार बारिश शुरू हुई। दोनों ने कटोरियां, बाल्टियां रखकर पानी जमा करना शुरू किया। फिर किम ने दूरबीन निकाली और पास की एक इमारत के 8वें माले पर देखा। वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। दोनों को उम्मीद की एक नई किरण मिली, लेकिन वक्त के साथ साथ खाना खत्म होने लगा। अब जीने के लिए उन्हें बाहर निकलना ही था। रात को जून वू ने अपने पैरों पर तौलिए लपेटे ताकि आवाज ना हो और बैट हाथ में लेकर धीरे धीरे बाहर निकला। गलियारे में उसे एक पड़ोसी की लाश के पास चाबियां मिली। उन्हीं से उसने अगला कमरा खोला। अंदर जाते ही उसने देखा जमीन पर कोई पड़ा था। उसने जूता फेंक कर देखा, कोई हरकत नहीं हुई। उसने राहत की सांस ली और खाने की तलाश में लग गया। फ्रिज खोला तो बदबू ने नाक फाड़ दी, लेकिन अंदर कुछ टिन के डिब्बे और ड्रिंक रखे थे। वो सब समेटकर उसने कमरे की तलाशी जारी रखी। एक कमरे में उसे और भी डिब्बे मिले, साथ में 2 वॉकी टॉकी भी।
भी, लेकिन जाने से पहले उसकी गलती हो गई। उसने उस पड़ी हुई लाश को और करीब जाकर देखा। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी झपटा। जून वू ने तुरंत उस लाश को ढाल की तरह पकड़ा और खुद को बचाते हुए भाग निकला। तेजी से अपने कमरे तक भागकर दरवाजा बंद किया। उस रात उसने कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया। फिर आधा खाना और एक वॉकी टॉकी उसने डिब्बे में डालकर रस्सी से किम तक भेज दिया। सुबह वॉकी टॉकी में आवाज आई, थैंक यू जूनवू। वो किम थी। महीनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर जूनवू की आंखें भर आईं। अब दोनों रोज बात करने लगे। एक दूसरे की बातें सुनकर उन्हें जीने की नई वजह मिल गई। लेकिन एक दिन जब दोनों बात कर रहे थे, उन्हें लगा जैसे बारिश हो रही हो। जूनवू खिड़की की तरफ दौड़ा पानी जमा करने, लेकिन जैसे ही खोला सन्न रह गया। वो बारिश नहीं थी, वो सैकड़ों ज़ॉम्बियों के कदमों की आवाज थी। सभी ज़ॉम्बी किसी अजीब वजह से पागलपन में बिल्डिंग की तरफ दौड़ रहे थे। दोनों जमीन पर लेट गए, आवाज तक नहीं की। तभी किम ने गलती से एक शेल्फ गिरा दी और आवाज से ज़ॉम्बी उसके कमरे की तरफ मुड़ गए। कदमों की आहट पास आती गई। किम का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी जूनवू ने पूछा, तुम्हारा फ्लैट नंबर क्या है? और जैसे ही ज़ॉम्बी उसके दरवाजे तक पहुंचे, बगल वाले कमरे में फोन बज उठा। सब ज़ॉम्बी आवाज की तरफ मुड़ गए और किम ने राहत की एक लंबी सांस ली। जूनवू ने समझदारी दिखाते हुए किम के पड़ोसी के फोन पर कॉल किया था ताकि ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ भाग जाए। उसकी ये फुर्ती किम की जान बचा गई। लेकिन अब हालात और बिगड़ चुके थे। उस फ्लोर पर ज़ॉम्बी काबू से बाहर थे और दोनों का खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। वहां रहना अब नामुमकिन था। किम को याद आया कि उसने एक दूसरी बिल्डिंग के 8वें माले को देखा था जहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उन्होंने तय किया अब बस वहीं जाना है। दोनों ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान पैक किया। किम ने रस्सी को मजबूत किया और जब जूनवू ने कहा पहले मैं उतरता हूं, तो किम ने बिना कुछ सोचे सीधे नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही वह जमीन पर पहुंची, चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड टूट पड़ा। किम ने अपने चढ़ाई वाले पिकटूल से रास्ता बनाते हुए जिंदा बचने की कोशिश की। ऊपर से जूनवू ये सब देखकर दंग रह गया। तभी किम को एक गिरे हुए पुलिस वाले की बंदूक मिली, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक ज़ॉम्बी ने उसे गिरा दिया। ठीक उसी वक्त जूनवू नीचे पहुंचा। उसने उस ज़ॉम्बी को ढेर किया और किम को खींचकर सीढ़ियों की ओर ले गया। दोनों किसी तरह पास की बिल्डिंग में दाखिल हुए और कांच का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दरवाजा टूटने ही वाला था, लेकिन वे किसी तरह लिफ्ट में घुस गए। किस्मत अच्छी थी, बैकअप पावर अब भी चालू थी। वो सीधे 8वें फ्लोर पर पहुंचे जहां शांति थी, एक अजीब सी खामोशी। दोनों कमरे दर कमरा खोजने लगे कि कहीं कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। तभी गलियारे में एक अकेला ज़ॉम्बी दिखा। जूनवू ने सोचा सिर्फ एक है, मैं निपट लूंगा। लेकिन अगले ही पल सीढ़ियों से पूरी भीड़ दौड़ पड़ी। अफरा तफरी मच गई। किम दूसरे कमरों के दरवाजे खोलने की कोशिश में लग गई और जूनवू ने एक लोहे की ग्रिल उखाड़कर रास्ता रोकने की कोशिश की। तभी एक दरवाजा झटके से खुला। किसी ने किम का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अगले ही पल गलियारे में धुआं फैल गया। किसी ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था। एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ और जूनवू को भी कमरे में खींच लिया। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे, या ऐसा लगा। किम अब भी सजग थी, क्योंकि उसने खुद देखा था कि यह पूरा फ्लोर खाली था। वो आदमी 2 गिलास पानी लेकर आया और बोला, डरो मत, मैं भी तुम लोगों की तरह जिंदा हूँ। किम और जूनवू दोनों झिझक रहे थे। वो आदमी खुद ही पहले पानी पी गया। कुछ देर बाद दोनों ने धीरे धीरे घूंट भरे। पानी ठीक था। फिर उसने खाने का सामान निकाला। भूख से बेहाल दोनों टूट पड़े। खाते खाते उस आदमी ने कहा, रेडियो से खबर आई है, रेस्क्यू टीम आ रही है। ये सुनकर दोनों की आंखों में चमक आ गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो। पर तभी किम को कुछ अजीब लगा। उसने कमरे के चारों ओर देखा। दीवारों पर लगी फैमिली तस्वीरों में कहीं भी उस आदमी का चेहरा नहीं था। वो कुछ पूछ ही रही थी कि अचानक जूनवू जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल किम की भी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आदमी मुस्कुराया और किम को घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गया। जब किम को होश आया तो सामने का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। एक औरत जंजीरों से बंधी, पूरी तरह सड़ चुकी। वो उस आदमी की बीवी थी। वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और जब वो ज़ॉम्बी बन गई तो भी उसे छोड़ नहीं पाया। उसने उसे जिंदा रखने के लिए इंसानों को फंसाना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें अपनी पत्नी के लिए खाना बनाया जा सके। इस घर की पिछली फैमिली सब उसकी बीवी की भूख का शिकार बन चुके थे। बाहर उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी बीवी की रस्सी ढीली करनी शुरू की। किम डर से पीछे हट गई और चीख पड़ी। उसी वक्त जूनवू को भी होश आया। उसने घबराकर बंदूक तान दी। वो आदमी शांत नजरों से देखता रहा और पूरी तरह रस्सी छोड़ दी। जूनवू ने दौड़कर रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी का बल बहुत ज्यादा था। रस्सी फिसल गई। वो दरवाजे की तरफ भागा, पर वो बाहर से बंद था। अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। फिर सब सन्नाटा। आदमी ने धीरे से दरवाजा खोला और उसी पल ज़ॉम्बी ने झपटकर उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। दरअसल किम ने पहले ही ज़ॉम्बी
जॉम्बी के सिर पर तकिया बांध दिया था, इसी वजह से वो बच गई। वो आदमी आखिरी सांसों में भी अपनी जॉम्बी पत्नी को सहला रहा था। ये देखकर किम का दिल भर आया। उसने ट्रिगर दबाया। एक ही गोली ने दोनों को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, लेकिन उस आवाज ने बाहर के सैकड़ों जॉम्बियों को अंदर खींच लिया। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की सी मुस्कान दी। अगर यही अंत है तो साथ होगा। दोनों ने बंदूकें उठाई और तभी बाहर से जमीन हिलाने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन कांपने की वो आवाज सुनते ही किम और जून वू खिड़की की ओर दौड़े। आसमान में चमकती रोशनी के बीच एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नजर आ रहा था। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की लौ जल उठी। शायद आज मौत नहीं, जिंदगी उन्हें पुकार रही थी। दिल में नया जोश लिए दोनों दौड़ पड़े। गलियारे में झोंबियों की भीड़ टूट पड़ी, लेकिन उन्होंने बचते बचाते आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। जून वू ने जल्दी से एक टूटी हुई साइकिल उठाई और उसे दरवाजे के बीच फंसाकर पीछा करते ज़ॉम्बियों का रास्ता रोक दिया। किम ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों किसी तरह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हुए छत तक पहुंच गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्होंने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया और सामने रखे लोहे के रॉड से जाम कर दिया। पर नीचे से आती घुरघुराहट और धमाकों से साफ था, वो दीवार ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। ज़ॉम्बियों ने जोरदार धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। अब मौत उनसे कुछ ही कदम दूर थी। जून वू ने बंदूक उठाई, किम ने भी हिम्मत बांधी। दोनों आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थे। उसी पल आसमान में गूंजती एक तेज गनफायर की आवाजें सुनाई दी। हेलीकॉप्टर ठीक उनके ऊपर था। सैनिकों ने मशीन गन से गोलियों की बारिश कर दी। सैकड़ों ज़ॉम्बी नीचे गिरते चले गए। हवा के तेज झोंकों और गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच किम और जून वू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आखिरकार वो बच गए थे। हेलीकॉप्टर नीचे आया, रस्सी फेंकी गई और दोनों ने कसकर पकड़ ली। नीचे ज़ॉम्बियों का समंदर था, ऊपर जिंदगी बुला रही थी। कुछ ही पलों में वे हवा में थे, उस मौत की नगरी से बहुत दूर। उसी वक्त शहर के रेडियो टावर की मरम्मत पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे अलग अलग जगहों से SOS संदेश आने लगे। कहीं कोई माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, कहीं कोई जवान अब भी मदद की उम्मीद कर रहा था। और ये कहानी वहीं खत्म होती है।